औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम। ये मेरा तीसरा व्लॉग है। मैंने पहले दो वीडियो रिकॉर्ड करी, अभी तीसरी है मेरी। तो उसमें मैंने रिक्वेस्ट की थी जो हुकूमत में लोग हैं उनके लिए, और जो अपोजिशन में उनके लिए। अपोजिशन तो खैर है ही नहीं है, लेकिन जो बाहर बैठे हुए हैं, खान साहब हो गए, बाकी जो पार्टीज़ हैं जो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, कि खुदा के लिए अपने आपस में इख्तलाफात भुलाकर इस मुल्क के बारे में सोचें। लेकिन कोई हालात इस तरह नज़र नहीं आ रहे। हुकूमत बज़िद है कि जी हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, बकौल उनके जी ख़जाना भी खाली है, मुल्क खुदा न खास्ता दिवाली की तरफ जा रहा है। तो अगर मुल्क दिवाली की तरफ जा रहा है, ख़जाना भी खाली है, माशी इस्तेहकाम भी नहीं है, तो फिर आप कैसे इलेक्शन करा सकते हैं? इतना बड़ा ख़र्चा कैसे कर सकते हैं? तो इमरान खान साहब, आपको भी कुछ सोचना चाहिए। अगर आप वाकई समझते हैं कि खुदा न खास्ता मुल्क दिवाली की तरफ जा रहा है, तो आप क्यों इलेक्शन की रट लगा के बैठे हुए हैं? अब इसका कोई और हल सोचें। आप निकले ज़मान पार्क से बाहर, इस्लामाबाद आएँ, असम को भी असम्बली में आएँ। क्या इन्होंने आपकी गवर्नमेंट नहीं गिराई? जैसे आप कहते जी ये कोई रजीम चेंज ऑपरेशन किया है इन्होंने, जो भी किया है कि जी मुझे मेरी गवर्नमेंट गिराई है, तो इनके पास तो 3 4 5 सीटें ऊपर नीचे करनी है तो आपकी गवर्नमेंट बन जाएगी। आप सारे असम्बली में आके बैठें, अपने इस्तीफ़े सारे वापस लें, असम्बली में आके बैठें। जो पार्टियाँ अभी सब तकरीबन जिनके साथ जो पार्टियाँ हैं वो भी इनके साथ नहीं है अभी, क्योंकि मुल्क के जो हालात इन्होंने कर दिए हैं। अब पता नहीं इन्होंने किए हैं या इन बेचारों को इस तरह ही मिले हैं या जो भी इनके मुकद्दर में था। लेकिन इस वक्त तो कंडीशन यही नज़र आ रही है कि हालात इनके काबू से बाहर हैं। और अगर आप समझते हैं कि जी इतना बड़ा ख़र्चा ना करें, मुल्क के पहले हालात ठीक नहीं, माशी हालात ठीक नहीं है, फाइनेंशियल ठीक नहीं है मुल्क, तो इलेक्शन की तरफ ना जाएँ। तो आपका काम बनता है कि आप सब असम्बली में वापस आएँ, आके इनके खिलाफ तहरीक एतमाद करें। ये 1 दिन की या 2 दिन की गेम है, टोटल ये इनकी वज़ीर-ए-आज़म चली जाएगी, आप दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ। इसमें कौन-सा मसला है? आपने लाज़मी इलेक्शन कराने हैं, साल के बाद करा लें, 1.5 साल के बाद करा लें। आप खुद जैसे आपके प्लान्स हैं या आपके पास कोई सिस्टम है या आपके पास कोई गोल्स हैं, तो वो अचीव करें और मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करें, उसके बाद इलेक्शन कराएँ। अगर इंशाल्लाह आपने साल 1.5 साल में अच्छा काम किया, वैसे भी अभी लोग आपके साथ हैं, सब आपका तकरीबन 76, 77 या 80% लोग आपके साथ हैं। तो आपको तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की। आप अच्छा काम करें, अल्लाह ताला आपको दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना देगा। तो इस थोड़ा-सा इस सिस्टम को देखें, इस हालात को देखें। हालात इस सिस्टम की तरफ, इलेक्शन की तरफ जाने वाले नहीं हैं। और अगर आप समझते हैं कि ये हुकूमत झूठ बोल रही है, पैसा इनके पास है, सब कुछ है, तो वो भी चीज़ें अवाम के सामने लेके आएँ कि जी ये कोई डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं हो रहा, स्टेबल है, पैसा इनके पास है। ये सिर्फ जान के इन्होंने मसनूई तरीके से डॉलर को ऊपर ले गए हैं, पेट्रोल को ऊपर लेके गए हैं कि अवाम को तंग हो, अवाम परेशान हो, अवाम इमरान खान साहब से पीछे हटे। तो ये भी आप फिर अवाम के सामने लेके आएँ सारी बातें कि नहीं जी इनके पास सब कुछ है, लेकिन ये जानबूझ के कर रहे हैं। अगर आप वाक़ई समझते हैं कि जानबूझ के नहीं कर रहे, तो फिर आपका काम बनता है कि इस रट को छोड़ दें, इलेक्शन वाली, और ना कि मतलब वो क्या कहते हैं, ज़िद के खोल से बाहर निकल आएँ। आप क्यों उसके पीछे जा रहे हैं बार-बार? आप आएँ इस्लामाबाद में बैठें, जैसे इन्होंने आपके खिलाफ़ किया, आप इनके खिलाफ़ करें। इसमें कौन-सा मसला है? सियासत में तो कभी भी कोई बंद गली में नहीं जाता। सियासत हमेशा, सियासत का नाम ही है कि जी वो सियासत में आप कभी भी किसी बंद गली में नहीं जाते। आप कि हर ऑप्शन, हर चीज़ आपको खुली होनी चाहिए। और हर सिस्टम से आपको मतलब पता होना चाहिए कि इधर से हम ये काम करेंगे, ये होगा, ये काम करेंगे, ये होगा। तो आप क्यों बंद गली में जा खड़े हो गए कि जी बस इलेक्शन, इलेक्शन, इलेक्शन? इस वक़्त अवाम आपके साथ है, इसमें कोई शक नहीं है, सबको पता है। नून लीग वालों को भी पता है, पीटीआई वालों को पता है, बाकी पार्टीज़ वालों को पता है, सबको पता है कि इस वक़्त जो अवाम है, वो तकरीबन 80%, 76, 77 से 70 से प्लस 70 से ऊपर जितने भी हैं, वो सब पीटीआई के साथ हैं। तो आपका काम बनता है कि आप इस इलेक्शन के बाद छोड़ें, आप असेंबली में आके बैठें सारे, अपने रिज़ाइन इस्तीफ़े वापस लें। आप कहें जी ठीक है, हम तहरीक एतमाद लाते हैं। ये तो 2-3 दिन की, 4 दिन की गेम है, टोटल इनकी हुकूमत चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आप दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनें, सँभालें मुल्क को। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, लेकिन थोड़ा-सा देखें कि इस वक़्त क्या कंडीशन है।
आपने एक बात की जेल भरो तरी करेंगे, फलानी तरी करेंगे, क्या होगा उससे? क्या होगा? मतलब आपको गिरफ़्तार करेंगे, फिर मुल्क में नए सिस्टम, पहले ही मज़दूर मर रहे हैं भूख से लोग, लोगों के घर में खाना नहीं है, लोगों के बिज़नेस नहीं है, लोगों के बिज़नेस बैठ गए हैं, लोगों के कारोबार बैठ गए हैं, फैक्ट्रियाँ बैठ गई हैं, आगे से मज़दूर घरों में चले गए हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, खुदकुशियाँ हो रही हैं। आटा देखें, चीनी देखें, घी देखें, प्याज देखें, दुनिया की हर चीज़ महंगी हुई हुई है। पेट्रोल देखें, 300 रुपये लीटर पे पहुँच गया, 272 पे पहुँचा हुआ है, तो 300 ही हो गया मैक्सिमम। अब एक बंदा, दिहाड़ीदार बंदा अगर मोटरसाइकिल बेचारा यूज़ करता है, वो कैसे पेट्रोल डलवाएगा, घर का किराया देगा, बच्चों की फ़ीसें देगा? मुझे तो समझ नहीं आ रही, आप लोग ये क्या असेंबली में बैठे, इतने बड़े दिमाग लेके बैठे हुए, करोड़ों करोड़ों रुपए आपके ऊपर खर्चा होता है और आपको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि गरीब का बजट कैसे है। अब जैसे स्विगी गैस की पता लगा जी, चेयरमैन साहब, जो स्विगी गैस साहब के चेयरमैन साहब हैं, उनकी तनख्वाह अब 60 लाख 70 लाख से ऊपर है। वो गवर्नमेंट पाकिस्तान करोड़ से ऊपर को पड़ते हैं सारे टैक्सी से डाल के, तो क्या वो गैस खुद जाके कान के अंदर से खींच के निकालते हैं बाहर? आखिर कोई सिस्टम मैंने बताया ना, गैस पाकिस्तान में है ही नहीं है और चेयरमैन साहब करोड़ से ऊपर तो बेनिफिट ले रहे हैं, तो क्या गैस है? हमारे इलाके में पूरी सर्दियों में गैस नहीं आई, रात को 2 के बाद गैस आती है, सुबह के टाइम थोड़ी सी गैस आती है बस, उसके अलावा गैस ही नहीं होती। तो मुझे बताएं, चेयरमैन जो स्विगी गैस साहब है, वो किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं? किस चीज़ के ले रहे हैं कि वो जाके कान से खुद खींच के लाते हैं गैस को, ला के लोगों को देते हैं? या तो पूरे मुल्क में 100% गैस आ रही हो, फिर तो हम माने जी। उसके बाद जो स्टेट बैंक है, उधर कह रहे हैं मुल्क दिवालिया हो रहा है, खुदा न खास्ता। होता तो नहीं, अल्लाह ना करे, कभी भी नहीं होता इंशाल्लाह। हमारा रब हमारे साथ है और इस मुल्क को दुआएँ हैं, इंशाल्लाह कभी भी औलिया की दुआएँ हैं, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएँ हैं इस मुल्क को। ये मुल्क कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं होता इंशाल्लाह, 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 कभी भी किसी बहरान का शिकार नहीं होता। बाकी ये मसनूई बहरान है सारे। ये मेरा ईमान है इस बात पर इंशाल्लाह। जो डिप्टी स्पीकर है, जो स्टेट बैंक की डिप्टी हैं, डिप्टी गवर्नर हैं, और जो स्टेट बैंक के गवर्नर साहब, उनकी तनख्वाह करोड़, 1.5 करोड़ पे है। तो क्या ये रोज़ सुबह उठ के जब दफ्तर आते हैं तो ये गिन के लोगों को, जो बाकी बैंकों को पैसे कैश गिन के खुद देते हैं अपने हाथ से, कि ज़ोर लगता है इनका? क्यों इतने बेनिफिट्स दे रहे हैं? क्यों इतनी तनख्वाह ले रहे हैं? कि बाकी इनके जो साथ पीएन हैं, इनके ऑफिस में या क्लर्क्स हैं, उनकी भी इतनी तनख्वाहें हैं। तो इनको नहीं पता एक बंदे का, आम बंदे का बजट कितना है, आम बंदे के घर का बजट कितना है? तो यार इनको खुद एहसास होना चाहिए। ठीक है, पढ़ लिख के आए, मानते हैं अल्लाह ताला ने इनको पढ़ाई दी, सब कुछ, लेकिन एक लेवल होना चाहिए। पाकिस्तान में कम से कम प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट की जॉब्स का मैं नहीं कहता, उनके पास अपने रिसोर्सेज होते हैं, अपने बेनिफिट हो, जितनी में तनख्वाहें दें, वो 50 लाख दें, 2 करोड़ दें, कोई मसला। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट महकमे हैं, उसमें कम से कम 10 लाख से ऊपर तनख्वाह किसी की नहीं होनी चाहिए। 10 लाख वो भी जो हकदार है, जिसने कोई पीएचडी किया हुआ है, कुछ ने और को मामलात हैं, ठीक है, पढ़ा लिखा है, अच्छी है, जॉब से अच्छी, मतलब उनके पास ऐसी चीज़ें हैं कि जो महकमे को ऊपर लेके जा सकती हैं, ठीक है, उनकी तनख्वाह होनी चाहिए। बाकी 10 लाख से ऊपर तनख्वाह तो जुर्म है, होनी नहीं चाहिए। क्या इनको एहसास नहीं कि अगर वो एक बंदा 60 लाख, 1 लाख 70 लाख तनख्वाह ले रहा है, उसी का नैपकासा 20,000 तनख्वाह या 50,000 तनख्वाह ले रहा है, तो क्या 70 लाख वाले के जो बच्चे हैं वो कहाँ पे पढ़ते हैं? आसमान में पढ़ते हैं जाके, कि रोज़ जहाज़ पे जाके ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके पढ़ाई करते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं? उनके बच्चे भी यहीं रहते हैं, पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, वही रोटी खाते हैं जो गरीब का बच्चा खाता है, वही रोटी बाकी सारे खा रहे हैं। तो कुछ खुदा का खौफ करें। आप इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? कोई देखे, ये जितने बड़े-बड़े महकमे गवर्नमेंट के, मैं बार-बार ये कह रहा हूँ, गवर्नमेंट के, प्राइवेट वाले वो उनको अपना खाता है, वो जो मर्ज़ी करें, हमारी तरफ से 2-2 करोड़ पे तनख्वाह दें, लेकिन गवर्नमेंट के कम से कम 10 लाख से ऊपर किसी की तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। 10 लाख वो भी जिसका हक है उसको दें, बाकी जो, अगर आप समझते हैं महकमा फ़ायदे में जा रहा है, नीचे सब लोगों को दें। जैसे अगर उस चेयरमैन को या किसी को आप 10 लाख दे रहे हैं, तो उसका जो क्लर्क है, उनके साथ जो पीए है, उनके साथ जो रनर है, उसको भी आप उसके हिसाब से रेशो दें, 1.5 दें, 2 लाख रुपये महीने पर मंथ तनख्वाह दें, तब मज़ा आता है ना। ये कौन सा तरीकाकार है? चेयरमैन साहब 60-70 लाख ले रहे हैं और जो उसका गरीब नबकासत है वो 50,000 या 60,000 तनख्वाह ले रहे हैं। तो दोनों की फैमिली तो सेम है, दोनों भी घर में ही रहते हैं, वो भी जिस घर में रहते हैं, मतलब वो भी अपने किसी घर में रहते हैं, ये भी गरीब किसी घर में रहता है। और उसके बाद वो भी खाना खाते हैं, ये भी खाना खाते हैं, उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, इनके बच्चे भी पढ़ते हैं, सेम है ना। तो आप इस चीज़ को देखें ना, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो उल्टी गंगा बहती है। जिसको मिलता है वो वही, पाकिस्तान में तो वही हिसाब है ना, जिसको मिला है उसमें से, जिसको नहीं मिला उसने खाया नहीं, बाकी जिसने मिला है जिसको मिला है उसने छोड़ा नहीं। तो लिहाजा कोई मेहरबानी करें, इस मुल्क पे कोई मेहरबानी करें, कोई देखें, सोचें, बैठें, हल करें इस सिस्टम का, मत लड़ें आपस में। सियासत लड़ के सत्यानाश कर दिया आप लोगों ने मुल्क का। किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को, मुझे बताएं, किस तरफ लेके जा रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा मुकाम दिया है, आप कुछ देखें,
बाकी जो जितने भी हैं, ज़रदारी साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, मरियम साहिबा हैं, इमरान खान साहब हैं, देखें यार खुदा के लिए कुछ, खुदा के लिए बार-बार कह रहा हूँ, चीफ़ साहब हैं, आसिम साहब हैं, आप देखें मुल्क के बारे में, इनको सबको बिठाएँ एक जगह पे, छोड़ें इलेक्शन की लड़ाइयों ज़िद पे। ठीक है, इमरान खान साहब आप दोबारा असेंबली में आ जाएँ, जैसे इन्होंने आपके साथ किया, आप भी उनके साथ करें। आप दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँगे। लाज़मी आपने इलेक्शन में जाना है, अरबों रुपया पाकिस्तान का लगवा देना है, उधर से आप कह रहे हैं मुल्क पे पैसा नहीं है। तो ये जो अरबा रुपया आप इलेक्शन पे लगाएँगे, किसी गरीबों के वेलफेयर पे लगा दें। वो आप सेहत कार्ड था, वो बहाल दोबारा करवा दें। उसके अलावा कोई वो जो आप देते थे लोगों को पर मंथ दे रहे थे, वो दे दें। गवर्नमेंट की तनख्वाहें बढ़वा, गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट मुलाज़मीन हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ाएँ, उनकी तरफ कोई बात ही नहीं करता। आप हर महीने बजट 15 दिन के बाद महँगाई, 15 दिन के बाद पेट्रोल महँगा कर रहे हैं और जो सरकारी मुलाज़मीन है, उसकी तनख्वाह तो आप साल में 1 दफ़ा बढ़ाते हैं। वो भी बड़ी मिन्नतों से, बड़ी मुश्किल से 10% 15% बढ़ाते हैं और वो भी आप पता नहीं आपके ऊपर पता नहीं तलवार लेके कोई होता है या क्या, खुदा न खास्ता आप इतनी मुश्किल से कहते हो, इतना एहसान कार्य होते हैं कि हमने 15% तनख्वाह बढ़ा दी है, हमने 10% बढ़ा दी है और 10% तो आपने तनख्वाह बढ़ाई साल के बाद। जो आपने उसमें उसके ऊपर 200% महँगाई की है पूरे साल में, उसका क्या हिसाब-किताब है मुझे बताएँ? लोगों ने अपनी जवानी दी होती है महकमों में, लोगों ने अपने पूरी-पूरी जवानी बच्चों को टाइम देते हैं, बीवी को टाइम देते हैं, अपने महकमों को टाइम दिया होता है, अपनी जॉब्स कर रहे होते हैं। तो आप सरकारी मुलाज़िम को मुलाज़िम ही नहीं समझते। आप लोग कोई बोलता ही नहीं, असेंबली मैंने कभी नहीं सुना कोई एमएनए खड़ा, एमपीए खड़ा हो के जिसने सरकारी मुलाज़िम के लिए बात की हो, कि जी इनको बेनिफिट दें, इनके लिए ये करें, इनके लिए ये करें। महँगाई तो अब 8-10 दिन के बाद, आज पेट्रोल बढ़ रहा है, 10 दिन के बाद फलानी चीज़ बढ़ रही है। कभी ये सोचा है कि 8-10 दिन के बाद इनकी तनख्वाह भी साथ बढ़ा दें? बढ़ानी तो चाहिए। असूल तो यही है कि अगर आप महँगाई करते हैं, तो आप साथ बढ़ाएँ, कोई टेंशन नहीं। आप 5% महँगाई करते हैं, 5% तनख्वाह बढ़ा दें। इस तरह मज़दूर जो फैक्ट्रियों में होते हैं, उनके लिए कोई बेनिफिट दें। जब आप महँगाई करते हैं, साथ में उन गरीबों की तनख्वाहें बढ़वाएँ और श्योर करें कि तनख्वाह बढ़ रही है उनकी, उनको बेनिफिट मिल रहा है। दिहाड़ीदार मज़दूर है, उसकी दिहाड़ी दिहाड़ी बढ़नी चाहिए। लेकिन बाकी सिर्फ़ अशरफिया का बस ये सिस्टम है, बाकी गरीबों के लिए कुछ भी नहीं। तो मेहरबानी करें इसके बारे में कुछ सोचें। आवाम के बारे में कुछ सोचें, गरीबों के बारे में कुछ सोचें और ये जो बड़े-बड़े लाख-लाख, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ तनख्वाहें ले रहे हैं, बैठे 50-50 लाख तनख्वाहें ले रहे हैं, इनके बारे में कुछ सोचें। इसका कोई हल करें, इनकी तनख्वाहें नीचे लेके आएँ, ताकि ये पता लगे इनका कि मुल्क का, इनको भी पता लगे कि गरीब का गुज़ारा कैसे होता है। अब वही गरीब, वो भी घरों में रहते हैं, ये भी घरों में रहते हैं और वो एक बंदा 60 लाख रुपए लेके भी खुश नहीं है और एक बंदे को 60,000 मिल रहा है, बेचारा वो बड़ी मुश्किल से अपना गुज़ारा कर रहा है। इतना फ़र्क क्यों है? क्या वो पढ़ा नहीं है तो इसके इसमें ये कसूर नहीं है, अगर वो पढ़ा गरीब नहीं है तो उसका क्या मतलब, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो मुसलमान नहीं है या उसका हक़ नहीं है पाकिस्तान में रहने का? अगर एक नायब कासद है, एक क्लर्क है, तो उसका क्या कसूर है अगर वो क्लर्क भर्ती हो गया या नायब कासद भर्ती हो गया या कोई और चीज़ मतलब किसी सीट पे भर्ती हो गया, तो उसका ये कसूर है कि जो उसकी पढ़ाई कम है तो उसको इतने तो पैसे दें। और आप लोगों ने रिश्वत दे के पता नहीं क्या-क्या करके आप बड़ी-बड़ी सीटों पे आके बैठ जाते हैं कि जी मैंने चेयरमैन सुई गैस लगना है, मैंने स्पीकर गवर्नर स्टेट बैंक लगना है, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक लगना है, बाकी नेशनल बैंक के जो चेयरमैन साहब हैं, वो जो मतलब वो भी चेयरमैन ही हैं, उनकी तनख्वाहें देखें। तो वो खुदा का खौफ करें, बराबर लेके चलें, मसावात लेके चलें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। देखें, कोई मेहरबानी करे, इस मुल्क के ऊपर कोई मेहरबानी करें, अवाम के ऊपर कोई मेहरबानी करें और अपनी, मैं बार-बार भी वही बात कहूँगा कि अपनी ज़ाती अना के खौल से बाहर निकलें और अवाम के बारे में सोचें। तो मेरा आखिर में एक पैगाम है इमरान खान साहब के बारे में। खान साहब, आप बहुत ग्रेट इंसान हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। लेकिन आप भी जो है ना बिल्कुल लकीर के फ़कीर बने हुए हैं अभी, जो है ना एक ही सुई रटाई हुई है। आपकी पॉपुलरिटी, आपकी मशहूरी बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, आप लोगों के दिलों में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मुल्क का कबाड़ा कर दें। आपका काम बनता है, वापस आएँ, असेंबली में बैठें, आप आएँ, सबको लेके आएँ, अपने जो जितने एमएनए, एमपीएज़ हैं, बहाल करें असेंबलियाँ सारी, आप बैठें आके अपने 2 सूबों में आपकी गवर्नमेंट थी, पंजाब में भी आप थे, केपीके में भी आप बैठे हुए थे, आप दोनों जगह आपसे पता नहीं किसने आपको मशवरे दिए, आपने रिज़ाइन कर दिया। इतना ज़बरदस्त परवेज़ सब काम कर रहे थे। वो बड़े अरसे के बाद पंजाब को कोई अच्छा बंदा मिला था, उसका भी आपने सत्यानाश कर दिया, उसको बेचारे को 10 दिन भी नहीं काम करने दिया। पहली बात इतनी मुश्किल से तो उसको मिली है, वज़ीर-ए-आज़मशिप मिली है। कितने झगड़े, कितने फटे, कितने मामलात थे। अगर वो बंदा आया था, अच्छे काम करने लगा था, उसका इनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें। और अपने वाले को भी चेक करें जो पहले थे वज़ीर आज़म साहब, उनका भी चेक कर लें 4 साल उन्होंने क्या किया है और इनका चेक कर लें इन्होंने जो महीने 2 महीने जितना भी अर्सा इन्होंने किया है, इन्होंने क्या कितना मतलब काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। तो इनको काम करने देते, आप भी की इज़्ज़त बननी थी ना। परवेज़ वाले साहब पीटीआई का काम कर रहे थे, कोई अपना ज़ाती काम तो कोई नहीं कर रहे थे। तो पंजाब की खिदमत कर रहे थे। उनको भी आपने हटा दिया, पता नहीं कौन आप लोग आपको मशवरे देते हैं, किस तरह के आपने मुशीर रखे हुए हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही आपकी भी। ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है,
लेकिन कुछ इसके बारे में भी सोचें, कुछ थोड़ा सा उस पर सिस्टम से बाहर निकलें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। खुदा हाफिज़।